Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दूसरे दिन अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा और अन्य अधिकारियों के साथ सेंडाई तक बुलेट ट्रेन की सवारी की। यह यात्रा भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए जापानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हूं। जापान यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन रवाना हो गए। वे 1 सितंबर तक चीन रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे चीन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई अन्य विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों के साथ बातचीत की। टैरिफ पर यूएस कोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस कोर्ट ने ट्रंप की तरफ से लगाए गए अधिकतर टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। हालांकि इस फैसले को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। यूएस कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने कहा कि टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। कोर्ट का फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के पहले के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आपात कानून का गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन अपीलीय न्यायाधीशों ने मामले को निचली अदालत वापस भेज दिया ताकि यह तय किया जा सके कि टैरिफ से प्रभावित सभी लोगों पर यह चीज लागू होती है या सिर्फ मामले से जुड़े पक्षों पर। अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 1970 के दशक के अंतर्राष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम कानून का हवाला देकर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन न्यायालय का यह फैसला 14 अक्टूबर तक प्रभावी नहीं होगा। इससे ट्रंप प्रशासन को इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का समय मिल जाएगा। भारत पर 50% टैरिफ की नीति पर अमेरिका में भी ट्रंप की आलोचना हो रही है। अमेरिका के अर्थशास्त्री मानते हैं कि 50% टैरिफ की वजह से भारत दूसरे देशों में सामान बेच सकता है। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को ही नुकसान होगा। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अमेरिका का ये ट्रेड वॉर ब्रिक्स को और मजबूत बना रहा है। अगर भारत पर भारी टैरिफ लगाया गया तो वो अपने निर्यात अमेरिका की जगह ब्रिक्स देशों को बेचेगा, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने नए बाजार खोज लिए। India is now, according to the United Nations, by population, the largest country on earth, having outgrown China, which used to have that position. If you do what the United States, what Mr. Trump is doing with these threats against India, who has a long historical relationship with Russia going back to the days of the Soviet Union and ever since, you are playing with a very different adversary. If you shut off the United States to India by big tariffs, India will have to find other places to sell its exports. But like Russia found another place to buy to sell its energy, India will sell its exports no longer to the United States, but to the rest of the BRICS. And what you're doing is you're hothouse fashion developing the BRICS to be an ever larger, more integrated, and successful economic alternative to the West. We are watching, as you put it, a historic moment, but it will be, for those with some humor, it will be the spectacle of the United States acting like it's the world's tough guy, as what it actually does is shoot itself in the foot.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि स्थायी हित होते हैं। ये बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका तनाव और हाल के महीनों में चीन के साथ सुधरते संबंधों के बीच कही। ट्रंप द्वारा नई दिल्ली पर 50% टैरिफ लगाने का जिक्र करते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत की नीति, रणनीति और आत्मनिर्भरता अडिग रहेगी और देश किसी भी वैश्विक दबाव के बावजूद और भी मजबूती से उभरता रहेगा। भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं और सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। साथियों, कोई भी देश जब भी आगे बढ़ता है उसके साथ साथ कुछ देशों के साथ उसके विचार मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ देशों के साथ उसके विचार नहीं भी मिलते हैं। जिनके साथ विचार मिलते हैं वह आमतौर पर उन्हें फ्रेंडली नेशन समझा जाता है और जिनके साथ विचार नहीं मिलते हैं उन्हें आमतौर पर एडवर्सरी समझा जाता है। लेकिन आप सबने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां आपने सुनी होंगी कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। साथियों, भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का, अपने देशवासियों का यह इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, भारत अपने किसानों, अपने व्यवसायियों, दुकानदारों, पशुपालकों और आम नागरिकों को हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता ही रहेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट के फैसले ने भाजपा के दोहरे चरित्र को जनता के सामने एक्सपोज कर दिया है। भाजपा जनता में तो सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर अलग बातें करती है, लेकिन अदालत में इस परीक्षा को रद्द नहीं करने के लिए प्रयास करती रही। अशोक गहलोत ने एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत अनेक राज्यों में 50 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन जैसे सख्त कदम राजस्थान में उठाए गए वो देश भर में एक मिसाल बने। देश में पेपर लीक के खिलाफ पहले 10 साल, फिर इसे बढ़ाकर उम्र कैद तक की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना, दोषियों की संपत्ति कुर्क जैसा कठोर कानून सबसे पहले राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था। इस कानून के बाद ही केंद्र सरकार ने कानून बनाया, पर सजा का प्रावधान कम रखा। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान पेपर लीक, नकल वगैरह पर कार्रवाई के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया था, जिसने ऐसे कृत्यों में लिप्त सैकड़ों लोगों को जेल में बंद किया। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को भी कांग्रेस सरकार के दौरान पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया, जिससे एक संदेश दिया जा सके कि आरोपी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के आरा भोजपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी चरण में शामिल होकर चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ईसी को बीजेपी का जुगाड़ आयोग बताते हुए कहा कि ये चुनावों में हेरफेर कर रही है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें, आपको, सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के, उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया,
लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की, लेकिन हम बिहार का चुनाव इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। टेम्पर्ड ग्लास के लिए भारत के पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। अश्विनी वैष्णव ने टेम्पर्ड ग्लास के लिए भारत के पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन पर कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पिछले 11 साल में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद करीब 6 गुना और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करीब 8 गुना बढ़ा है। एक के बाद एक सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। अभी तक भारत में टेम्पर्ड ग्लास बाहर से आयात किया जाता था। इस संयंत्र के बाद करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल भारत में बनने लगेंगे। नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। एक एक करके, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है, वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। I would also like to share with you that by now electronics manufacturing is employing about 2.5 million people in the country. करीब 25 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में, जिसमें आपका लैपटॉप, सर्वर्स, मोबाइल फ़ोन्स, राउटर्स, ये सब चीज़ें मिला के बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का देश में बन रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 7,324.34 करोड़ रुपए का डिविडेंड चेक सौंपा है। LIC के चेयरमैन और CEO R दोरईस्वामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये चेक सौंपा। इस डिविडेंड को LIC की 26 अगस्त को हुई वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों ने मंजूरी दी थी। वर्तमान में LIC में सरकार की हिस्सेदारी 96% है। सरकार के पास 610 करोड़ से अधिक शेयर हैं। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 जून की विक्ट्री परेड में जान गंवाने वाले सभी 11 लोगों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। RCB की टीम इस साल पहली बार IPL चैंपियन बनी। इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड रखी गई थी। इस परेड में भगदड़ मच जाने की वजह से 11 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, टीम मुश्किल समय में सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। ये मदद उनके जीवन को थोड़ा संबल देने के लिए की जा रही है। नाबालिग से रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 27 अगस्त की सुनवाई में उनकी अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने फैसले में कहा था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आसाराम की तबीयत स्थिर है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने या लगातार चिकित्सा देखभाल की जरूरत नहीं है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news
talk shows, interviews, radio show, podcast.